गुड इवनिंग प्रेजेंटिंग ऑल डॉक्टर्स। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह इंटरनेशनल फोरम प्रमोटिंग हिंदी क्षेत्र के 894वां सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है। पिछले काफी समय से निरंतर इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है होम्योपैथ क्षेत्र के पहचान और बहुत सारे इच्छुक लोगों के का ज्ञान साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने से पहले डेली रूटीन को फॉलो करते हुए पहले 1 मिनट का मौन रखेंगे और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि हमें सही मार्गदर्शन दे। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य वक्ता और अतिथि डॉक्टर नेहा कक्कड़ जी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर प्रतिभा, धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत के थैंक लिए। यू। जी। डॉक्टर नेहा कक्कड़ जी बीएचएमएस इन दिल्ली, साथ में उन्होंने पीजीडीपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एमपी से किया है और वो एक होम्योपैथ कंसल्ट एंड साइकोलॉजिकल काउंसलर बेस्ड इन मेरठ। साथ में वो ओनर ऑफ होम्योपैथ क्योर एंड केयर क्लिनिक मेरठ में है। One of the moderator at the IFPH presenter of different topics in webinar, seminar, online and offline, also presenter। साथ में काफी सारे वो आर्टिकल की ऑथर भी रह चुकी हैं। उनकी आर्टिकल्स पब्लिश हो चुका है होम्योपैथ 360, होम्योपैथिक हेरिटेज, हैनिमेनियन होम्योपैथिक्स एंड संदेश। और वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं फेसबुक पेजेज पे। साथ में वो मेंबर हैं मेरठ होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली, मैं होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन होम्योपैथिक वर्ल्ड कम्युनिटी की। और आज का उनका टॉपिक है ऑर्गेनॉन द कोर ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिस। सो मैं डॉक्टर नेहा मैम से गुजारिश करती हूँ वो अपना व्याख्या प्रारंभ करें। धन्यवाद डॉक्टर प्रतिभा इस वंडरफुल इंट्रोडक्शन के लिए। मैं सभी को यहाँ पे उपस्थित सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत नमस्कार और नमस्ते कहती हूँ। आज का सेशन मेरा नहीं था। डॉक्टर आई गेस मैं 1 मिनट नाम देख लेती हूँ। कोई और डॉक्टर थे जो प्रेजेंट करने वाले थे पाइल्स के ऊपर, लेकिन उनके कुछ पर्सनल इशू की वजह से वो आज का सेशन नहीं अटेंड कर पाए। तो साहनी सर ने मुझे बोला कि आज आप एक सेशन रख लीजिए। तो मैं आज एक सेशन लेने जा रही हूँ ऑर्गेनन के ऊपर। जैसे कि डॉक्टर प्रतिभा ने कहा, ऑर्गेनन द कोर ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिस। अब हम सभी यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं। हम होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं और होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए हम सबसे ज्यादा जो ध्यान देते हैं, ऑब्वियसली हम ध्यान देते हैं केस टेकिंग पे। केस किस तरह से लेना है और उसे फिर मरीज को वो केस लेने के बाद हमें क्या दवाई देनी है, यानी कि मटेरिया मेडिका यानी कि जो हमारी दवाइयों का संग्रह है पूरा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि होम्योपैथी में जितनी दवाइयां हैं शायद ही किसी सिस्टम में इतनी दवाइयां होती होंगी। चाहे आप एलोपैथी में भी बहुत मेडिसिन हैं, आयुर्वेद में भी हैं, लेकिन होम्योपैथी का जो लिटरेचर है मेडिसिन का, वो इतना वास्ट है। आप जब भी वो दवाई, कोई भी दवाई उठा के आप पढ़ें, तो आपको जो सिम्टम मिलते हैं, एक तो उन सिम्टम्स को याद रखना एक अपने आप में एक चैलेंज होता है हर होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए। क्योंकि जो हम पढ़ाई बीएचएमएस में करते हैं, उसमें हम ऑब्वियसली पढ़ते हैं, हमें एग्जाम देना होता है, तो हम रट्टा भी मार लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं और उसको एग्जाम में लिख भी आते हैं। लेकिन असली जो सिम्टम्स की जो हमारा टेस्ट होता है, वो तब होता है जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, जब हम क्लिनिक में पेशेंट देखते हैं। तो मैंने जैसे कि कहा, हम अब जब प्रैक्टिस करते हैं तो मटीरिया मेडिका और रिपर्टरी ये हमारी साइड में टेबल पे रखी होती है। और उसी के थ्रू हम देखते हैं, अच्छा ये पेशेंट ये बोल रहा है, ये सिम्टम दे रहा है, अच्छा ये प्रॉब्लम है इसको। ऑब्वियसली कई बार हम पर्टिकुलर्स के बेसिस पे देते हैं, कई बार हम
टोटलिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और टोटलिटी को ढूंढना भी एक अपने आप में एक टास्क है होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए, कि एक सिंगल मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालना। फिजिकल सिम्टम्स तो मिल जाते हैं, लेकिन मेंटल सिम्टम्स निकालना अपने आप में एक चैलेंज है, और एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना स्किल है, मेंटल सिम्टम्स को निकालना, उसके बाद एक सिंगल मेडिसिन निकालना। तो उसके लिए हम मेटेरिया मेडिका और रिपर्टरी हम अपनी साइड में रखते हैं, और उससे हम दवाई निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये काफ़ी है होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए? नहीं, ये काफ़ी नहीं होता है। जो हमारा एक सब्जेक्ट है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता, मैं एज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस में यहाँ अपना बताना चाहूँगी, मुझे नहीं पता बाकी डॉक्टर्स का यहाँ कुछ और एक्सपीरियंस भी हो सकता है। पर जब हम बीएचएमएस की पढ़ाई कर रहे थे, और जो मेरे साथ के भी स्टूडेंट्स थे, मेरे जो को-स्टूडेंट्स थे, या इवन हमारे सीनियर्स भी थे, ऑर्गेनन एक ऐसा सब्जेक्ट होता था जो अ, लीस्ट जिसे हम लीस्ट इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि उसमें अफोरिज़म्स होते थे। सबसे पहली बात तो मतलब ऑर्गेनन एक एक अगर हम देखें तो एक फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, और बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें जो अफोरिज़म्स लिखे हैं, जो कंटेंट डॉक्टर हैनमन ने लिखा है, वो बहुत ड्राई है, बहुत ही गूढ़ जिसे हम कहते हैं। समझना उसको आसान नहीं है, उसकी लैंग्वेज भी, जो इंग्लिश डॉक्टर हैनमन ने लिखी है, वो भी समझना मुश्किल है। तो जब भी हमारी ऑर्गेनन की भी क्लास होती थी, बहुत ही अ, जिसे कहते हैं ना, मुझे, मैं खुद यहाँ पे कहना चाहूँगी, बहुत बोरिंग क्लास लगती थी हमें, क्योंकि बहुत ड्राई सब्जेक्ट था, उसमें अफोरिज़म्स पढ़ा रहे हैं, उसको फिर मतलब बता रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये हमें कभी वहाँ पे समझ नहीं आता था, और हम उस टाइम उस पे ध्यान भी नहीं देते थे। नहीं, सिर्फ मटीरिया मेडिका और रिपर्टरी ज़रूरी होती है प्रैक्टिस करने के लिए, ऑर्गेनिक तो सिर्फ पास हो जाएँगे, बस बहुत है। और इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद भी, जब हम यहाँ पे, मेरे को हो गए 2007 में मैंने पास आउट किया था, तो 16-17 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। तब भी ऑर्गेनन को जब भी मैं कभी दोबारा भी पढ़ने की मैं कोशिश करती थी, तो मैं उठा के पढ़ नहीं पाती थी, और आई गेस उसको, क्योंकि हम लीस्ट इम्पोर्टेंट समझते हैं। मैंने लेक्चर्स और लोगों के सुने थे, मैं उनसे के सुन के उनसे समझने की कोशिश करती थी। लेकिन फिलहाल पिछले मैं कहूँगी 2 साल में मैंने ऑर्गेनन को दोबारा पढ़ना शुरू किया, और ऑर्गेनन जो है, मैं ये कह सकती हूँ कि ऑर्गेनन की नॉलेज के बिना हम कैसे होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, ये एक तरह से वो है कि जिसे कहते हैं ना, अंधा जो है वो अंधेरे में अपनी लाठी मार-मार के देखता है कि उसे क्या डायरेक्शन मिलेगा। बिना ऑर्गेनिन की स्टडी के हमें वो डायरेक्शन नहीं मिलता, जिससे हम अपनी होम्योपैथी प्रैक्टिस आगे एक लेवल आगे ले जा सकते हैं। जो स ऑर्गेनिन हम कह सकते हैं होम्योपैथी की रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम सबसे कम ध्यान देते हैं। जैसे कि आजकल हम बिल्कुल अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो आदमी का पोस्चर है वो सीधे से बिल्कुल ऐसे स्लाउच हो गया है, और ऐसे करके हम लोग बैठते हैं आराम वाले उसमें, जिससे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड की शेप है वो बिगड़ गई है, और जब स्पाइनल कॉर्ड की शेप बिगड़ जाती है, तो सारा स्ट्रक्चर बॉडी का बिगड़ जाता है, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, बैक पेन होने लगता है, गर्दन में दर्द होने लगता है, और हमारा बेस खराब हो जाता है। तो उसी तरह जब हम ऑर्गेनन को इग्नोर करते हैं, या उसको पढ़ते नहीं हैं, या उसको सोचते हैं ये तो सिर्फ पास वाला सब्जेक्ट है, या इसको पढ़ के क्या करना है, बहुत बोरिंग है, फिलॉसफी पढ़ के हमें क्या करना है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिन जो है वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस की रीढ़ की हड्डी है, जिसे हमें सही मायनों में समझना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथी की जिसे कहते हैं कोर सिद्धांत है, या जो बाइबल है। क्यों क्यों है बाइबल, क्यों है कोर सिद्धांत? क्योंकि डॉक्टर हेनेमन, जिन्होंने होम्योपैथी इजाद या डिस्कवर करी थी, ऑब्वियसली होम्योपैथी पहले भी थी। होम्योपैथी कभी भी अ, ऐसा नहीं था कि होम्योपैथी कहीं वो थी, पता ही नहीं था, और उसको वो है निकाल के उन्होंने दिखा दिया। वो हमेशा हमारे सामने थी। ये डॉक्टर हनीमन ने ऑर्गेनिन में भी मेंशन किया है कि होम्योपैथिक के सिद्धांत, जो सिमिलिया का सिद्धांत है, वो सदा हमारे सामने होता था। लेकिन
हम उस पे ध्यान नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? डॉक्टर्स ने कभी उस पे ध्यान नहीं दिया, लेमैन ने कभी नहीं। जो उसका मूल सिद्धांत है, हमने उस पे कभी ध्यान नहीं दिया, वो हमेशा होती थी। और डॉक्टर हेनेमैन ने वो सिद्धांत को अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू बाहर निकाला और एक नई पैथी को जन्म दिया, जिसे हम आज होम्योपैथी के नाम से जानते हैं। होम्योपैथी मीन्स सिमिलिया कैन ट्रीट। जो जो दवाई जो बीमारी पैदा करेगी, जो सिम्पटम पैदा करेगी, उसी को वो ठीक भी करेगी। ये होम्योपैथी का संत है और यही होम्योपैथी का मीनिंग भी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्गेनिन जो है वो मूल सिद्धांत है और वो मूल ज्ञान कोश है। एक तरीका का जिसे कहते हैं ना बाइबल। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, या बाइबल पढ़ते हैं या हम कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसमें एक गाइडलाइंस दी गई हैं। उसमें एक तरीका बताया गया है कि किस तरह से हमें ज़िंदगी को जीना है। ये सारी रिलीजियस बुक्स हैं, लेकिन ये हमें क्या सिखाती हैं? ये हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती हैं। इसी तरह ऑर्गेनन जो है, वो हमें सिखाती है कि हैनेमन के दिमाग में क्या क्या फिलॉसफी थी, क्या थिंकिंग थी, क्या थॉट प्रोसेस था, जिससे उन्होंने होम्योपैथी को जन्म दिया। और वो थॉट प्रोसेस और वो जो सिद्धांत है, उससे ही उन्होंने वो अफोरिज्म्स क्रिएट किए। वो अफोरिज्म्स जो क्रिएटेड हैं, वो हनीमैन ने खुद लिखे हैं। वो कहीं पहले से नहीं लिखे गए थे, वो हनीमैन, डॉक्टर हनीमैन ने लिखे हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू। और वो जो होम्योपैथी के सिद्धांत ले डाउन किए हैं, वो क्यों किए हैं, उन्होंने किस तरह से किए हैं, और फिर उसका क्या इम्प्लीकेशन है हमारी प्रैक्टिस में, क्या किस तरह से हम प्रैक्टिकली उसको इंटीग्रेट करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। ये एक बहुत बड़ी चीज है सीखने के लिए ऑर्गेनिक से। तो अगर हम अपने मास्टर की बुक ही नहीं पढ़ेंगे, जिन्होंने ये होम्योपैथी वो करी है, अगर उसको ही हम नहीं समझेंगे, अगर होम्योपैथी का जो मूल सिद्धांत है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, अगर हम उसी को नहीं समझेंगे, तो हम किस तरह से अपनी प्रैक्टिस आगे लेके जाएंगे। तो मैंने जिस तरह से कहा कि पिछले 2 सालों में मैंने ऑर्गेनन को दोबारा पढ़ना शुरू किया। और इतना अब मुझे इंटरेस्ट और मज़ा आने लग गया है, और उससे मेरा इंटरेस्ट और भी फर्दर चीज़ों में जाकर, जैसे मैंने पिछले सेशन में एक सेशन था जहाँ मैंने थोड़ी देर के लिए डॉक्टर हेनेमन की लाइफ और लेटर्स की बुक के बारे में मेंशन किया, तो मैं फ़ैसिनेट हो गई कि कैसे। और ये एक तरह से इसे हम कह सकते हैं भगवान की तरफ से वो होता है, ये भी एक कॉलिंग होती है कि वो जो हमारे मास्टर हैं और जो भगवान की ब्लेसिंग है, उसी वो ही हमें खींच रहे हैं अपनी ओर, और वो हमें बताना चाह रहे हैं कि हम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो आप होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी को बताओ। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनेल्स पे लेक्चर दिए हैं, ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है, और मैं अब इससे रिलेटेड वीडियोस भी बना रही हूँ यूट्यूब पे। मैं उसके लिए उसी वीडियोस में मैंने जो अभी फिलहाल ऑर्गेनन मैंने पढ़नी शुरू करी, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन, जब आप ऑर्गेनन की बुक पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि सबसे पहले मैं यहाँ कहना चाहूँगी, हम कोई भी बुक जब पढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं स्पेसिफिक मेंशन ऑर्गेनन की कर रही हूँ, जब हम ऑर्गेनन पढ़ते हैं, तो हमें ये देखना है कि ऑर्गेनन हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनन को अ, किस तरह से पढ़ना है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक आर्ट है। हमें ऐसे ही सिर्फ अफोरिज़म्स को पढ़ते ही नहीं जाना। जब हम ऑर्गेनन की बुक खोलते हैं, अभी ऑब्वियसली 6th एडिशन की बात हम करते हैं, जो आर.एच.ई. डडजन ने ट्रांसलेट करी थी, एडिट की थी डॉक्टर हेनेमन की। डॉक्टर हेनेमन के टाइम पे जो इंग्लिश थी, वो भी फ़र्क तरह की इंग्लिश होती थी। इट वाज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्लिश, क्योंकि जो आज की इंग्लिश हम यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत सिम्प्लिफाइड इंग्लिश है। उस टाइम की जो इंग्लिश है और वो जो बोलने का तरीका है, वो भी फ़र्क होता था। तो इसलिए उसमें एडिशंस किए गए और उसमें चेंजेस किए गए, जिससे कि हम एक नॉर्मल डॉक्टर उनको, और एक नॉर्मल हम लैंग्वेजेज़ में हम उसको समझ पाएँ और उसको इंटरप्रेट कर पाएँ। तो जब हम ऑर्गेनन खोलते हैं, हम ऑर्गेनन पढ़ते हैं, या हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो हमें, और जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, तो उसको शुरू से हमें पढ़ना चाहिए, प्रीफेस से पढ़ना चाहिए। ऑथर क्या कहना चाह रहा है? प्रीफेस में ये लिखाता है कि ऑथर ने ये बुक क्यों लिखी है, किस वजह से लिखी है। तो हमने प्रीफेस से पढ़ना शुरू किया। ऑर्गेनन का भी मैंने प्रीफेस पढ़ा, फिर उसके जो एडिशंस किए गए, कि पहले 5th एडिशन लिखा गया था, 5th एडिशन में कुछ चीज़ें मेंशन की गई थी, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करी गई। एलिम्पोटेंसी के बारे में 6th एडिशन में लिखा गया। तो ये सब चीज़ें भी शुरुआत में ऑर्गेनन में मेंशन्ड हैं कि 5th एडिशन में क्या था और 6th एडिशन में क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो हमने जब बुक पढ़नी शुरू करी, प्रीफेस पढ़ा, एडिशंस के बारे में पढ़ा, और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं,
तो अफोरिज्म स्टार्ट होने से पहले एक पार्ट आता है इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का, यहाँ पे मैं एक चीज और बीच में कहना चाहूंगी। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन मींस मेडिसिन का मूल स्टडी। ऑर्गेनन, मेन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन का क्या बेसिक सिद्धांत है, वो डॉक्टर हैनेमैन कह रहे हैं ऑर्गेनन। अब आप कहेंगे कि मेडिसिन का बेसिक सिद्धांत, अब ये कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है। मेडिसिन का मतलब एलोपैथी के लिए डिफरेंट है, यहाँ पे जो डॉक्टर हैनेमैन कहना चाह रहे हैं वो डिफरेंट है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। तो डॉक्टर हैनेमैन का ये जो मतलब था यहाँ पे इसको नाम देने का, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन का मतलब है कि मेडिसिन को प्रैक्टिस करने का मूल सिद्धांत, वो है ऑर्गेनन। ऑर्गन, ऑर्गेनन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जो जिसको जो लिटरल इंग्लिश मीनिंग बनता है वो है ऑर्गन। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन का मेन ऑर्गन, मूल उसका क्या शरीर है, मतलब वो क्या सिद्धांत लेके हमें प्रैक्टिस करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे होम्योपैथी की बात हो रही थी, तो इसलिए होम्योपैथिक प्रैक्टिस का क्या मूल सिद्धांत है, क्या मेन ऑर्गन है, उसके ऊपर डॉक्टर हेनमैन ने इसका नाम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन रखा। तो जब हम बढ़ते हैं, मैंने जैसे कि बताया प्रीफेस एडिशंस के बारे में, फिर हम आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे। इंट्रोडक्शन पार्ट जो है इस बुक का, वो 30 पेजेस का है। 30 पेजेस का इंट्रोडक्शन पार्ट है, और इंट्रोडक्शन ही अपने आप में मैं ये कहूंगी एक एक एंट्री है ऑर्गेनन में। क्योंकि यहाँ पे क्या डॉक्टर हेनेमन ने क्यों लिखा है ये इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो जो अफोरिज्म, जैसा कि मैंने बताया, अफोरिज्म्स क्यों निकले, उसका जो रीजन रहा पीछे से। ऑब्वियसली डॉक्टर हेनेमैन होम्योपैथ क्यों बने? डॉक्टर हेनेमैन एक बहुत वेल क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर थे, जो उन्होंने ऑब्वियसली डिग्री इतनी आसानी से नहीं पाई थी। लेकिन वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, और उनके लिए अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बहुत मैटर करती थी। ही वाज अ वेरी वेरी पैशनेट डॉक्टर, बहुत पैशनेट डॉक्टर थे, क्योंकि उनके अंदर, मैंने जैसे पिछले सेशन में भी बताया था, एक एक प्यास थी नॉलेज की, थर्स्ट थी नॉलेज की, जिसे वो ले गए और वो अ, एक डॉक्टर बने। जबकि उनकी जो कहते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी, उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनके पेरेंट्स उनको ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते थे, लेकिन तब भी वो डॉक्टर बने। तो उनके लिए वो प्रैक्टिस बहुत मायने रखती थी उनकी। लेकिन तब भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ के बुक्स ट्रांसलेट करके एक नया सिस्टम खोजा। ये कितनी मुश्किल बात रही होगी उनके लिए। एज़ एन इंडिविजुअल आप सोच के देखिए, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसको छोड़ दें, और फिर आप उसके उसमें आप बुक्स ट्रांसलेट कर रहे हैं अपनी जीविका कमाने के लिए, और फिर एक नई खोज कर रहे हैं कि मुझे कुछ मिल जाए, जो मैं जिस चीज से मुझे ये डिससेटिस्फैक्शन है, जो मैं प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहा, वो हट जाए और कुछ आ जाए। तो इट वाज अ वेरी वेरी रिस्की थिंग उस टाइम पे डॉक्टर हैनमैन के लिए रही होगी। तो और ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो है, ऑब्वियसली हर किसी पे सूट नहीं करता है, हर कोई कर नहीं सकता, और कोई इसको बेयर भी नहीं कर सकता है। तो लेकिन जैसे मैंने अब हम वापस आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पार्ट में डॉक्टर हैनिमैन जो है वो ये बता रहे हैं कि शुरुआत जो इंट्रोडक्शन से हुई वो हो रही है कि एलोपैथिक सिस्टम, यानी कि ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन जो मेंशन्ड है और उसमें इंट्रोडक्शन में, वो ये है कि क्यों डॉक्टर हैनिमैन डिससैटिस्फाइड थे एलोपैथिक सिस्टम से। आज की डेट में भी जब हम देखते हैं किसी एलोपैथिक को दवाई देते हुए, वो मल्टी सिस्टम फंक्शनैलिटी के हिसाब से, आज की डेट में हम देख रहे हैं सुपर स्पेशलिटीज आ गई हैं। एक होती थी स्पेशलिटी, पहले एमडी डॉक्टर होते थे, अब एमडी के बाद सुपर स्पेशलिटी आ गई है। किडनी का सुपर स्पेशलिस्ट, डायबिटीज का सुपर स्पेशलिस्ट, या फिर किसी और भी हार्मोनल सुपर स्पेशलिस्ट। ऑब्वियसली इसमें कुछ बुराई नहीं है, इट्स द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस कि हम सुपर स्पेशलिटी उसके अंदर लेके आ रहे हैं। लेकिन वो ऑब्वियसली स्टडी वाइज और मेडिकल साइंस की ग्रोथ वाइज बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनका जो प्रैक्टिस करने का जो तरीका है, यहाँ पे मैं ये यही कहना चाहूंगी। हम जब भी आई मीन मतलब अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर हमें सुनता होगा तो वो ये कहता होगा, ये जब देखो एलोपैथिक वालों की बुराई करते रहते हैं, अपने सिस्टम में क्या है इनके पास, ये तो वो दिखाते हैं, कम दिखाते हैं, एलोपैथी की बुराई ज्यादा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम
वही चीज जो डॉक्टर हेनेमन ने उस टाइम ऑब्जर्व करी थी, जो उनके सिस्टम के फ्लॉ है। ऑब्वियसली कोई भी एक्यूट डिजीज जो होता था, जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज है या कोई भी एसटी डिजीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में एलोपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, जान बचाती है। कोविड हुआ, वैक्सीन्स लगी, कोविड में भी एलोपैथी का भी बहुत बड़ा रोल रहा, और एलोपैथिक एक्यूट केसेस में, सर्जिकल केसेस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो इसको हम नकार नहीं सकते और मेडिकल साइंस को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन क्रॉनिक डिजीजेस, वो डिजीजेस जो सालों साल चलते रहते थे और अगर एक बार पेशेंट को जकड़ लेते थे तो वो ठीक नहीं होते थे। तो डॉक्टर हेनेमन ने जो शुरू का पार्ट है इंट्रोडक्शन का, जो पेज 20, फर्स्ट टू 20 अगर आप पेज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन का, तो वो जो पेज अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो डिससैटिस्फैक्शन है एलोपैथिक सिस्टम का क्रोनिक डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, वो उन्होंने मेंशन किया है। वो क्या मेंशन किया है कि एक्यूट डिजीजेस में एलोपैथिक अपनी मेडिसिन देते थे, ठीक हो जाते थे, लेकिन वो जो मेडिसिन देते थे इतनी हाई पोटेंसी और इतने क्रूड फॉर्म में देते थे कि उनके साइड इफेक्ट्स बाद में पता चलते थे, क्योंकि उससे पेशेंट की स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम देखते हैं, कोई अगर हम कोई पेशेंट को एक्यूट प्रॉब्लम है, जैसे कि उसको लंग इन्फेक्शन हो गया, हम हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स देते हैं, साथ में स्टेरॉइड्स भी चलती हैं और नेबुलाइज भी करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो ऑब्वियसली पेशेंट ठीक तो हो ही जाता है, लेकिन उसके बाद उसको जो साइड इफेक्ट्स है, उसको उसके बाद डॉक्टर कहेगा डॉक्टर साहब मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मुझे हॉलन सी होती है अंदर, ऐसा लगता है जैसे मेरे को कुछ खा रहा है अंदर अंदर, क्योंकि वो दवाई इतनी स्ट्रांग होती है, वो अंदर से सिस्टम को वीक कर देती है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। या फिर उसके बाद उसको पेशेंट को बहुत एक्सट्रीम वीकनेस रहने लग जाती है, या और कुछ इन्फेक्शंस होने जाते हैं, या स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। वो सब जो है वो दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, जो इतनी हाई डोज की जो एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स और जाने की क्या-क्या, और उसके साथ हम अ, और भी मेडिसिन्स दे देते हैं वो बलगम सुखाने के लिए, और जो भी रीजंस रहते हैं मेडिसिन्स देने के एलोपैथ्स के पास, तो वो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स वो हम आज भी देखते हैं। तो यही चीज उस टाइम पे भी होती थी। उस टाइम पे मलेरियल फीवर बहुत ज्यादा चलते थे, एक जिसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा चलता था, और सिनकोना दी जाती थी हाई डोजेज में। उसके बाद ऑब्वियसली पेशेंट का फीवर तो कम हो जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने ये एग्जाम्पल स्पेसिफिकली सिनकोना का दिया हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि बाद में जो है वो सिनकोना की वजह से उनका उस पेशेंट का सिस्टम इतना वीक हो जाता था, वो और कंप्लेंट्स लेके आता था, जो सिर्फ होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू या होम्योपैथिक रेमेडी से ही ठीक हो सकते थे। एलोपैथी अपने आप में ऑब्वियसली एक्यूट डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देती है, सर्जिकल केसेस को ठीक कर देती है, लेकिन जो वो दवाइयों का साइड इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा पेशेंट पे हावी होता है, पेशेंट का सिस्टम वीक हो जाता है। और दूसरी चीज जो वो जिस चीज से सच है, सबसे पहले ये चीज हो गई कि साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। दूसरी चीज जिससे वो डिससैटिस्फाइड थे, जब भी हम मिक्सचर ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, बहुत सारी हम एलोपैथिक मेडिसिन मिक्स करके देते हैं पेशेंट को, तो उसके जो ऑब्वियसली जो पैथोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, वो जो एक्ट कर रहा होता है वो तो हमें पता ही है। लेकिन जो एक्शन हमें नहीं पता उस मेडिसिन का या मिक्सचर ऑफ मेडिसिन की वजह से जो नए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स बॉडी पे आते हैं, उसकी वजह से जो एक नई बीमारी शरीर में पैदा हो जाती है। पेशेंट ऑलरेडी एक बीमारी आपके पास लेके आ रहा है, आपने उसको मिक्सचर ऑफ मेडिसिन दी, लेकिन उसके बाद उसकी वजह से उस मिक्सचर की मेडिसिन की वजह से उसके अंदर कुछ ऐसी तत्व हैं जिनका एक्शन आपको पता नहीं है। तो उसकी वजह से भी जो नई-नई बीमारियाँ उसमें निकल के आ रही हैं, जो पेशेंट को पता ही नहीं है कि किस वजह से आ रही है। आपका एक प्रॉब्लम चल रही है, डायबिटीज़ चल रहा है, आप डायबिटीज़ की मेडिसिन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। कुछ समय बाद कहेगा डॉक्टर साहब मेरे को ना अब ये यहाँ पे गाँठें भी निकल आई हैं। अब वो गाँठें किस वजह से हैं? वो गाँठें कई बार होता है क्योंकि जो मेडिसिन्स आप दे रहे हैं जिनका एक्शन हमें नहीं पता, वो उसका एक्शन हो सकता है। तो ये एक और चीज़ जो डॉक्टर हेनेमन ने नोटिस करी थी उस टाइम पे, कि जो मिक्सचर ऑफ मेडिसिन्स दिया जाता था, उसकी वजह से एक नया डिज़ीज़ क्रिएट हो जाता था पेशेंट के अंदर, और पेशेंट दर दिन पे दिन जिसे कहते हैं ना वर्स होता जाता था। क्रॉनिक डिजीज़ कभी भी ठीक नहीं होते थे। अगर एक बार उसको रोग लग गया, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम लिवर में है,
वो लिवर क्रॉनिक प्रॉब्लम जो है वो उसकी दवाई वो खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, पर वो लिवर की बीमारी उसकी कभी ठीक नहीं हुई, वो वहीं की वहीं रह गई। जिसे हम कहते हैं ना, होम्योपैथी तो जड़ से ठीक करती है। वो जड़ क्या है, वो जड़ कभी एलोपैथ्स पकड़ ही नहीं पाते थे। वो सिर्फ बोस्ट करते थे कि नहीं हम तो ठीक कर देते हैं, देखो ये पेशेंट को आराम है, लेकिन वो पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ होता था, पैलिएशन होती थी, वो ठीक कभी नहीं होता था, वो जड़ से बीमारी कभी नहीं जाती थी। और होम्योपैथी में भी जड़ से जो बीमारी जाती है, वो तभी जाती है जब हम मियाज़म्स को ठीक करते हैं, जो बेसिक कॉज़ है बीमारी का। और वो मियाज़्म सिर्फ़ एक अ, उस पे रन नहीं करता, हम उसके पिछले पास्ट हिस्ट्री में जाते जाएँगे। बचपन में उसमें जो कभी-कभी टाइफाइड हुआ है, उसके बाद वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाया। बचपन में उसको पीलिया है हुआ है, उसके बाद वो रिकवर ही नहीं कर पाया। बचपन में उसको दिमाग में कुछ ट्रॉमा हुआ था, उसके बाद से वो बीमार ही है। या फिर बीमार रहा, फिर ठीक हो गया, फिर कोई नई बीमारी आई, लेकिन जो ओरिजिन है, वो हम ट्रेस कर सकते हैं बैक उससे। या फिर उसके फैमिली में कोई डिज़ीज़ चल रहा है, जिसकी वजह से वो आनुवांशिक ट्रेट उसके अंदर है, जिसकी वजह से वो बार-बार बीमार होता है या उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक बीमारी आती है। तो ये जो हम ट्रेस करते हैं बैक की, ये एलोपैथ्स डॉक्टर्स ट्रेस लेते हैं हिस्ट्री, लेकिन वो इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमारे लिए प्रैक्टिस में जिसे हम कह सकते हैं जेनेटिक्स, जेनेटिक्स सिर्फ आनुवांशिक वो नहीं है, जेनेटिक्स है कि ट्रेस करना कि बीमारी कितना पीछे जा रही है, कहाँ पे मियाज़्म गुज़रा है। मियाज़्म क्या है? जैसे कि डॉक्टर साहनी भी कहते हैं, मियाज़्म कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है समझने के लिए। मियाज़्म सिर्फ़ एक ट्रेट है, एक एक टेंडेंसी है या एक ससेप्टिबिलिटी है, जो पेशेंट के इम्यून सिस्टम या हेल्थ सिस्टम को वीक करती है, और उसको अवेलेबल करा देती है बीमारियों को उस पर पहुँचने के लिए। तो मैंने जैसे कि बताया, डॉक्टर हैनेमन ये अ, इन चीज़ों से डिससैटिस्फाइड थे ओल्ड स्कूल की। जब वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको ये सब चीज़ें सामने आती थी कि बीमारियाँ ठीक नहीं होती थी, वो लिंगर ऑन करती रहती थी और पेशेंट बार-बार उनके पास आता था। तीसरी चीज़ वो इसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट में मेंशन करते हैं, जो टॉनिक्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स एलोपैथिक डॉक्टर्स देते हैं, उसकी वजह से भी पेशेंट का जो सिस्टम है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो हाफ़ ही रहता है, उसकी इम्यून सिस्टम हाफ़ ही रहती है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी पूरी नहीं आती है, और वो बीमारी अ, मैंने कहा वही लिंगर ऑन करती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो ये डिससैटिस्फैक्शन का पॉइंट है, ये डॉक्टर हैनमैन बार-बार मेंशन करते हैं और उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी ऑर्गेनन के बारे में। जब आप ऑर्गेनन पढ़ रहे हैं, तो जो उसमें नीचे फुटनोट्स दिए हैं, फुटनोट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है पढ़ने के लिए। जो छोटी-छोटी लाइन्स लिखनी है, उसको पढ़ना आसान नहीं होता है और बहुत मुश्किल होती है, उसको समझना भी आसान नहीं है। लेकिन जो कोर जो एग्ज़ाम्पल्स डॉक्टर हैनेमैन दिए हैं, वो सारे फुटनोट्स में दिए हैं। जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, वो सारे फुटनोट्स में दिए हैं। अगर आप ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे हैं और अगर आप फुटनोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन नहीं पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ़ हर्बोरिज़म्स पढ़ते जा रहे हैं और उनकी फुटनोट्स छोड़ रहे हैं। तो आप रियल जो मीनिंग है अफोरिज्म का, जो डॉक्टर हैनेमैन रियलिटी में कहना चाह रहे हैं और उसके जो सपोर्ट में जो एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं, वो सारा फुटनोट्स में दिया है। तो उस फुटनोट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें भी बहुत लंबे-लंबे फुटनोट्स दिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये जो डिससैटिस्फैक्शन जैसे कि मैंने बताई डॉक्टर हैनेमैन की कि वो क्यों एलोपैथी से डिससैटिस्फाइड थे और किस-किस वजहों से उन्होंने ये एक निष्कर्ष निकाला था कि ये जो सिस्टम है, ये पूरा फुल फ्लेज्ड फुल क्यूरेबिलिटी वाला, मतलब जिसे हम कहते हैं ना, अ, एक संपूर्ण सिस्टम नहीं है। ऑब्वियसली कोई भी सिस्टम संपूर्ण नहीं होता है। आज की डेट में अगर हम बात करें, तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम्स लेके आगे चलना है। एलोपैथी का अपना रोल है, होम्योपैथी का अपना रोल है, आयुर्वेद का अपना रोल है, हर सिस्टम का, हर पैथी का अपना रोल है। और एज अ होम्योपैथ भी हमें अपनी लिमिटेशंस पहचाननी चाहिए कि हम क्या बीमारी ठीक कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पेशेंट के हित के लिए है। अल्टीमेटली हमारा जो बेनिफैक्टर है, वो पेशेंट है। डॉक्टर तो ऑब्वियसली डॉक्टर अपनी आजीविका कमा रहा है और हम वो हमारा ब्रेड एंड बटर है और हमें उससे पेशेंट से हमें
हर तरीके से मॉनेटरी फायदा भी है और ये, लेकिन अल्टीमेटली आप एज अ डॉक्टर आपकी क्रेडिबिलिटी जो है, या आपका जो एक जो कहते हैं हिंदी में क्रेडिबिलिटी के लिए बोलेंगे कि जो आपका एक प्रेजेंटेशन है, सॉरी मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, आपका जो एक चिन्ह है पेशेंट के लिए एज अ डॉक्टर, आप एज अ डॉक्टर कब सक्सेसफुल असली में माने जाएंगे? ऑब्वियसली आप पैसा कमा रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एज अ डॉक्टर आप तभी सक्सेसफुल माने जाएंगे जब आप पेशेंट की सर्वोत्तम हित की बात करेंगे। अगर आपका पेशेंट ठीक है, ऑब्वियसली होम्योपैथी इज अ सेफ जेंटल वे ऑफ क्यूरिंग, बहुत ज्यादा जिसे हम डॉक्टर हेनमैन कहते हैं, इज द जेंटल हीलिंग आर्ट है। ऑब्वियसली होम्योपैथी से हमें उसे ट्रीट करना है, लेकिन जहां पे भी जरूरत हो, जहां पे आपको दिख रहा है कि ये पेशेंट होम्योपैथी की सीमाओं से बाहर जा रहा है, उसकी लिमिटेशन वहां आ रही है, कई बार वो पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, या कई बार होम्योपैथी से नहीं ठीक होता है तो एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत पड़ती है, या कई सप्लीमेंट्स देने की, तो मैंने कहा क्या कहा कि इंटीग्रेशन, हम किसी चीज को नकार नहीं सकते हैं, हम एलोपैथी को भी नकार नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली उस टाइम में जब होम्योपैथी डिस्कवर करी जा रही थी डॉक्टर हैनमैन के द्वारा, तो वो एलोपैथिक सिस्टम की जो लिमिटेशन है उसको देखकर उन्होंने होम्योपैथी को जन्म दिया था। एलोपैथी की जो सही मायने की बातें हैं वो उनको हम नकार नहीं सकते, मेडिकल साइंस को हम नकार नहीं सकते। तो जहां हमें जरूरत पड़ती है कि एलोपैथी की भी जरूरत है पेशेंट को, तो वहां पे हमें वो भी देनी चाहिए, और उस चीज को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा अल्टीमेट बेनिफैक्टर जो है हमारी प्रैक्टिस का वो पेशेंट है। तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बोला फर्स्ट टू 20 पेजेस का, ये जो मैं आपको सामने आज ये प्रेजेंट कर रही हूँ, ये मैंने अपने लेक्चर्स भी दिए हैं बाय द नेम ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। उसमें मैंने पेजेस वाइज, मतलब क्योंकि 30 पेजेस है, 1 घंटे का सेशन है, उसमें यहाँ तो मैं इसको समराइज कर रही हूँ, वहां मैंने डिटेल्ड में हर पैराग्राफ विद फुटनोट की एक्सप्लेनेशन दी है। यूट्यूब पे मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं, उसका लिंक भी मैं एंड में शेयर कर दूंगी। उसी का जो जिस्ट है मैं वो यहाँ पे आज बता रही हूँ आपको। उसमें वहाँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है पेज वाइज, फुटनोट वाइज। ऑब्वियसली अफोरिज्म अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उसमें प्रिपरेशन बहुत जाती है पीछे से, मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं उसको रीड करके। तो फर्स्ट टू 20 पेजेस में डॉक्टर हेनेमैन ने डिससेटिस्फैक्शन जताई है अपनी, कि एलोपैथिक सिस्टम उनको क्या दिक्कत थी और उन्होंने क्या आ, उसमें नहीं पाया था जिससे उन्होंने होम्योपैथी को जन्म दिया। आगे 20 से 30 पेजेस में जो डॉक्टर हेनेमैन है वो हमें ये बता रहे हैं कि होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी एक एक ऐसी सिद्धांत, वो एक ऐसा हीलिंग आर्ट था जो ऑब्वियस था, जो हमें दिखाई देता था, लेकिन हम उसको नकारते जाते थे। क्योंकि यहाँ पे मैं एक और ट्रेट डॉक्टर हेनेमैन की बताना चाहूंगी। डॉक्टर हेनेमैन एक बहुत बड़े ऑब्जर्वर थे, बहुत कीन ऑब्जर्वर थे, वो चीजों को ऑब्जर्व बहुत करते थे। हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हम किसी चीज के बारे में एक ओपिनियन रख सकते हैं, एक थॉट प्रोसेस रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम पहले ये सोचा जाता था कि जो धरती है वो गोल नहीं है, वो फ्लैट है। ये सोच थी हमारी कि धरती फ्लैट है, और हम कभी अगर किसी छोर पे जाएंगे तो हम धरती से गिर जाएंगे, पर ऐसा नहीं था। जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन लगाई, जब उन्होंने टेलीस्कोप से और चीजों से, और जब उन्होंने यान भेजे, तो उससे जब उन्होंने स्टडी करी, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने पाया नहीं, धरती तो गोल है। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन पावर है वो हमारी सोच से अलग हो सकती है। एलोपैथ्स की एक स्पेसिफिक सोच थी कि बीमारी फला फला वजह से इसलिए ठीक होती है क्योंकि कोई भी दवाई उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बीमारी ठीक होती है। लेकिन होम्योपैथ डॉक्टर हेनेमैन की जो ऑब्जर्वेशन थी कि वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व करते थे कि ऐसा नहीं है, जो एक्चुअल रीजन होता था वो उसको साइट करते थे। जैसे कि वहां पे इंट्रोडक्शन के एक फुट नोट में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी को इन्फ्लेमेशन है, कहीं स्वेलिंग है, और उसके ऊपर हम गरम एक गरम पोटली से सिकाई करते हैं,
तो एलोपैथ्स गर्म यानी कि मॉइस्चर फिल्ड पानी, गर्म पानी की पोटली से अगर हम सिकाई करते हैं तो एलोपैथ्स जो है वो ये सोचते थे कि ये क्योंकि पानी है, मॉइस्चर है, वो इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है और उसको रिलीफ देता है स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन। जबकि असली रीजन होता था उसका वार्म टेम्परेचर। वो जो वार्म टेम्परेचर है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता था और इन्फ्लेमेशन को लोकलाइज ना करके उसको फैला देता था, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग कम हो जाती थी और पस फॉर्मेशन और ग्रैनुलेशन बननी शुरू हो जाती थी ड्यू टू द हीट ऑफ द पोल्टिस। तो वो जो मॉइस्ट पोल्टिस लगाया जाता था इन्फ्लेमेशन के ऊपर, यहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है कि एलोपैथ सोचते थे कि वो मॉइस्चर की वजह से ठीक हो रही है स्वेलिंग, लेकिन ऐसा नहीं था। वो स्वेलिंग ठीक होती थी उसकी वार्मथ की वजह से। ऐसे ही सिनकोना का भी एग्जाम्पल है कि सिनकोना को इसलिए माना जाता था कि वो कड़वी होती है इसलिए वो मलेरिया ठीक करती है, पर ऐसा नहीं था। वो इसलिए वो मलेरियल फीवर या वो एग ठीक करती थी क्योंकि वो अगर सिनकोना बार्क का टिंचर कोई हेल्दी पर्सन ले ले तो उसको भी वही मलेरियल या टाइफॉइड टाइप वो इंटरमिटेंट फीवर उसको वो प्रोड्यूस हो जाएगा, जो वो सिनकोना बार्क ठीक करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो डॉक्टर हैनेमन का खुद का एक्सपेरिमेंट था। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की सिद्धांत की शुरुआत उन्होंने की। उन्होंने ऐसे बहुत सारे एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे बर्न्स का जो केस होता था, बर्न्स अगर जो जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते थे, वो उनका अगर हाथ जल जाता था तो वो हीटेड ऑयल ऑफ टर्पंटाइन, मतलब जो तारपीन का तेल होता है उसको हल्का गर्म करके वो बर्न्स पे लगाते थे और वो ठीक हो जाता था। तो यहाँ पे लाइक क्योर्स लाइक का सिद्धांत बहुत अच्छे से फलित होता था। ठंडे पानी की जगह अगर हम थोड़ा गरम तारपीन का तेल उस बर्न की साइड पे लगाएं तो वो उसको जल्दी रिलीफ करता था, बर्न को ठीक कर देता था। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स डॉक्टर हेनेमन ने वहां पे दिए हैं कि कैसे होम्योपैथिक के जो सिद्धांत है, लाइक क्योर्स लाइक या सिमिलिया को थ्रू द पावर ऑब्जर्वेशन उन्होंने उसको लिया और क्यों अ, जो है होम्योपैथी का जो सिद्धांत है उन्होंने इस दुनिया में लाया और होम्योपैथी को उन्होंने जन्म दिया। या ये 10 लास्ट की जो 20 to 30 पेजेस है वहां पे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल साइट किए हैं और इवन उन्होंने ये भी बताया कि कुछ-कुछ एग्जाम्पल तो डॉक्टर्स जो थे, क्योंकि डॉक्टर्स तो वो अपने आप को इतना नॉलेजेबल और वो मानते थे, तो वो इस बात को सुनने के लिए ही तैयार नहीं थे कि होम्योपैथी जैसा भी कोई सिद्धांत हो सकता है। और लेकिन और बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने उन जगहों से दिए हैं जहाँ पे लेमैन्स कुछ चीजें, लेमन मतलब जो जनरल आम आदमी है, वो जैसे मैंने बताया ये फैक्ट्री का एग्जाम्पल है, तारपीन के तेल का एग्जाम्पल है, या और बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए जहाँ पे जो लेमैन है, जो जनरल आदमी है, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स अपने करता था और उसमें सिमिलिया का लॉ हमें सामने देखने को मिलता था। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स के एग्जाम्पल भी दिए हैं जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में ये लॉ ऑफ सिमिलिया सामने उनको दिखाई देता था, लेकिन उसको हम नकारते जाते थे। लेकिन डॉक्टर हेनेमन ने वो एग्जाम्पल जो है उनको अपना बेसिस बनाया होम्योपैथी के सिद्धांत को आगे लाने के लिए। कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस को छोड़ के सिमिलिया सिमिलेबस तक वो कैसे पहुंचे, ये सारा पार्ट इंट्रोडक्शन में कवर होता है अलोंग विद द फुटनोट्स। और जो लास्ट पेज है इंट्रोडक्शन का, उसमें उन्होंने ये जो हिपोक्रेट्स एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने ये लिखा था कि लाइक कि बीमारियों को जो अल्टीमेटली ठीक करने का तरीका है वो सिमिलिया ही है। ये उन्होंने हिपोक्रेट्स ने कितने साल पहले, ग्रीक सिविलाइजेशन जो है एक बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन थी और पहली जिसे हम कह सकते हैं दुनिया की पहली सिविलाइजेशंस में थी जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते थे। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। ग्रीक फिलोसफी सारे दुनिया भर में फेमस है, हिपोक्रेट्स, प्लूटो, और एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज उन्होंने दी, एस्ट्रोलॉजी की दी, फिलोसफी की नॉलेज दी, मैथमेटिक्स की नॉलेज दी, साइंस की नॉलेज दी। तो ग्रीस वाज अ वेरी वेरी एडवांस्ड, बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी। तो ग्रीक का एग्जांपल वो हमेशा देते हैं डॉक्टर हैनेमन। और
उनकी जो मेजर पढ़ाई थी उसमें ग्रीक लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल था। वो ग्रीक सिखाते भी थे बच्चों में, वो भी बचपन में ही। जब वो खुद 12 या 13 साल के थे, वो दूसरे स्टूडेंट्स को ग्रीक सिखाते थे और भी लैंग्वेजेस सिखाते थे। तो ग्रीक लैंग्वेज उनके ऊपर एक बहुत प्रभाव उन्होंने उसमें डाला था। तो वो ग्रीक लिटरेचर से भी बहुत प्रभावित, तो उन्होंने ग्रीक उसके एग्जाम्पल्स बहुत दिए। तो जैसे कि हिप्पोक्रेट्स का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, और बहुत सारे डॉक्टर्स का एग्जाम्पल दिया, जहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है स्ट्रोमोनियम, क्योंकि माइंड ऑल्टरेशन प्रोड्यूस करता है। तो वो स्ट्रोमोनियम को एक डॉक्टर ने वहां पे मेंशन किया। एक्चुअली मेरे पास बुक अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको एग्जैक्ट नेम बताती कि कैसे स्ट्रोमोनियम को आप टू ट्रीट ब्रेन डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया या मीनिया आप ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रोमोनियम वही चीज प्रोड्यूस करती है। तो ये एग्जाम्पल एक डॉक्टर का दिया है। एक डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से ये सेना होती है वो, क्योंकि कोलिक प्रोड्यूस करती है, यानी कि पेट दर्द और कॉन्स्टिपेशन क्योंकि प्रोड्यूस करती है, तो वही चीज वो ट्रीट करती है। तो ये सब एग्जाम्पल्स के द्वारा डॉक्टर हैनेमन ने, और जो उनकी डिसफैक्शन थी उसके द्वारा, उन्होंने होम्योपैथी के सिद्धांत को किस तरह से उन्होंने जन्म दिया, और कैसे होम्योपैथी के सिद्धांत हमारे सामने होते हुए भी हम उनको नकारते जाते हैं, हम उसको साइड करते गए, और किस तरह से जो एलोपैथिक सिस्टम है अपने आप को ही बोस्ट करता रहा कि नहीं हम ही ठीक कर सकते हैं, हम ही एक वो कर सकते हैं कि हम ही उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं मानव जाति को ठीक करने के लिए। लेकिन डॉक्टर हैनुमन ने ये सिद्ध कर दिया कि सिर्फ एलोपैथिक सिस्टम ही सब कुछ नहीं है, होम्योपैथिक नाम की भी कोई चीज़ है, सिमिलिया नाम की भी कोई चीज़ है। उन्होंने अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स देके ये इस इंट्रोडक्शन पार्ट में सिद्ध कर दिया है, और इसी की बेसिस पे उन्होंने आगे जो है एफोरिज़म्स को क्रिएट किया, अलग-अलग एफोरिज़म्स दिए उन्होंने। क्या होम्योपैथ की ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या होम्योपैथ को करना चाहिए, किस तरह से केसेस को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सबसे बड़ी सीख जो हमें मिलती है कि हमें ऑब्ज़र्वेशनल पावर बहुत रखनी है। जो हम सोच रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है सही हो। जैसे कि पेशेंट भी कई बार हमारे सामने आता है, तो वो जो कह रहा है, वो जो कह रहा है वो क्या सच में सही है? वो कह रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे को बहुत परेशानी रहती है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम रहती है, हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो। तो हमें ये कैच करना आना चाहिए थ्रू आवर ऑब्जर्वेशन पावर। एक एक होम्योपैथ को एक जिसे कहते हैं ना फेस रीडर होना बहुत ज़रूरी है, एक साइकोलॉजिकल रीडर होना बहुत ज़रूरी है, और साइकोलॉजी भी एक पार्ट जो है जो साइकोलॉजिकल, क्योंकि होम्योपैथी इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल अगर आप उसको रीड नहीं कर पा रहे साइकोलॉजी वाइज़ किसी पेशेंट को, तो आप कभी भी सिंगल मेडिसिन या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं निकाल सकते हैं। तो वाक़ई में जो पेशेंट को फ़ील हो रहा है, जो वो कह रहा है, जो वो सोच रहा है, उसको हमें नहीं देखना है, जो असलियत में है उसको हमें अपनी अ, संज्ञान में लेना है, हमें ऑब्जर्वेशन पावर का यूज़ करना है, और डॉक्टर हेनेबेन हमें ऑर्गेनाइन से यही सिखा रहे हैं कि हमें अपनी ऑब्जर्वेशन पावर, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स सबसे आगे रखनी है, और एक नॉलेज की क्वेस्ट रखनी है। जैसे कि मैंने कहा कि मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी की नॉलेज काफ़ी नहीं है, और हमें निरंतर अपने आप को अपडेट करना है नई नॉलेज के साथ। बार-बार हमें अपनी बुक्स पढ़नी है, जितना हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, क्योंकि डॉक्टर हेनेमन भी बहुत पढ़ते थे, और वो ऐसी कंडीशंस में पढ़ते थे, जहाँ पे उनके पास ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, ज़्यादा मीन्स नहीं थे, ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन तब भी वो उस नॉलेज की क्वेस्ट, उस नॉलेज की थर्स्ट रखते थे, उनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थी। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें अपनी प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए या हमें कुछ और रिस्की वो काम करना चाहिए। लेकिन हमें अपने जो अंदर के जिसे हम कहते हैं ना चक्षु, एक तो हमारी बाहरी आँखें हैं, जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं। एक हमारी जो अंदर की ऑब्जर्वेशन है, जो हमारी सिक्स्थ सेंस है, उसको हमें ओपन रखना चाहिए। उसको हमें अ, पेशेंट जब भी हमारे अंदर हमारी क्लिनिक में एंटर करे, उसको वहीं से आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। अगर आपकी क्लिनिक में ये फैसिलिटी है कि बाहर पेशेंट बैठा है,
आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, वहाँ से आप पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह का उसका बिहेवियर है और वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो उससे हमें बहुत कुछ मिलना है। मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में भी जो मैंने कहा ना, ये भी एक स्किल है जो ओवर द टाइम डेवलप होता है। हम एकदम से ये चीज़ को नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक स्किल है कि किस तरह से आप पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज को समझ रहे हैं, उसके हाव-भाव समझ रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। और कई बार इन्फॉर्मेशन सिर्फ पेशेंट से नहीं मिलती है, इसको जो इन्फॉर्मेशन है उसके परिजनों से भी मिलती है। वो किस तरह से वो बता रहे हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्या बातें करता है घर पे। तो हमें हर तरीके से वो सिम्पटम्स को जो है अपने अंदर इंटीग्रेट करना है, और उसी के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स निकाल सकते हैं। और वही एक रास्ता है जब हम क्रोनिक डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डॉक्टर हैनमन ने बार-बार यही कहा है कि क्रोनिक डिजीजेस जो है वो तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक हम मियाज़म्स तक नहीं पहुँचेंगे, और मियाज़म से हम तभी पहुँच सकते हैं जब हमें असली में पेशेंट की रियल हिस्ट्री पता हो कि वो पीछे से क्या बैकग्राउंड लेके आ रहा है, साइकोलॉजिकल वाइज़, फिजिकली वाइज़ भी उसको क्या-क्या बीमारी रही है, उसके लीनिएज में क्या मेडिसिन्स चल रही हैं। अगर कोई बच्चा आता है आपकी क्लिनिक में, उसकी मदर की क्या हिस्ट्री रही है, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री क्या रही है, जिसका इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है। बच्चे जो आजकल की डेट में जो बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे फिजिकल चाहे मेंटल, उसका इम्पैक्ट उसके एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा है, और वो जो अ, जेनेटिक्स वो लेके आ रहा है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जो हमारी जेनेटिक्स होती है वो हमारे एनवायरनमेंट से ही बनती है। जीन्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। हम ये कहेंगे कि जीन्स जो एक बार फिक्स हो जाती हैं, वो जीन्स वही की वही रहती हैं, जो हम कैरी कर रहे हैं वो वही रहेंगी और वही आगे मैनिफेस्ट होंगी, पर ऐसा नहीं है। जीन्स भी इन्फ्लुएंस हो रही हैं हमारे एनवायरनमेंट से, क्योंकि एवरीथिंग अराउंड, जो लाइफ का जो बेसिक मेकअप है वो डायनामिक है। जैसे कि हम बात करते हैं वाइटल फोर्स की। वाइटल फोर्स इज डायनामिक्स, इट इज एनर्जी, एंड एनर्जी कैन बी मैनिपुलेटेड, इट कैन बी मॉडिफाइड बिकॉज इट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है कि वो इन्फ्लुएंस की जा सकती है, वो इट इज इन्फ्लुएंसेबल। उसको वो कोई रिजिड फिक्स्ड वो नहीं है कि आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, उसको कम ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो हमारी वाइटल फोर्स है वो डायनामिक है। वी आर डायनामिक बीइंग्स, एवरी लिविंग थिंग इज़ अ डायनामिक बीइंग। और इवन प्लांट्स, जैसे कि हम एग्रो होम्योपैथी में देख रहे हैं कि हम प्लांट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी। तो वो जो एनर्जी है, और होम्योपैथी इसी एनर्जी के ऊपर फोकस करता है। डॉक्टर हेनेमन ने उस एनर्जी को पहचाना था कि देयर इज अ डायनामिक फोर्स इनसाइड, वो जो डायनामिक फोर्स है। और उसी के बेसिस में उन्होंने ये भी ढूंढा था कि डायनामिक नेचर ऑफ मेडिसिन, जब आदमी डायनेमिक इन नेचर है, तो दवाइयाँ भी डायनेमिक इन नेचर होंगी, फिक्स्ड उस पे नहीं होंगी। तो वो जो डायनेमिसिटी है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर हैनेमन ने पोटेंटाइज़ेशन का जो पार्ट उन्होंने ढूँढा, ये भी एक वो है, और इस पे ऊपर मैं काम कर रही हूँ, जो मैं इनकी बुक पढ़ रही हूँ, लाइफ एंड लेटर्स। ऑब्वियसली अगर ये चीज़ मेरे सामने आएगी, मैं इसके ऊपर एक अ, पूरा हम मतलब सेशन कर सकते हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने पोटेंटाइज़ेशन के सिद्धांत को ढूँढा। आपके लिए मतलब जो दवाई ऑलरेडी एक्ट कर रही है, आप उसको कह रहे हैं कि आप उसको मोटर मोटर पेसल में आप उसको पोटेंटाइज़ करेंगे, और उसके अंदर से कोई ऐसी पावर निकलेगी जो गंभीर से गंभीर आनुवांशिक बीमारियों का भी एक इलाज कर सकती है, मेंटल डिजीज़ेज़ का इलाज कर सकती है, मियाज़म्स को ठीक कर सकती है, क्रोनिक डिजीज़ेज़ को ठीक कर सकती है। तो क्रोनिक डिजीजेस जो है वो पीछे से जो लीनिएज लेके आ रहा है, जो जेनेटिक्स लेके आ रहा है, और वो जीन्स कैन बी मॉडिफाइड थ्रू द एनवायरनमेंट। जब आप ये कह रहे हैं कि जीन्स बिगड़ गई हैं, किसी आदमी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसकी जीन्स म्यूटेट कर गई हैं। तो अगर जीन्स म्यूटेट कर रही हैं, दैट मीन्स दे आर गेटिंग चेंज ड्यू टू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो अगर जीन्स म्यूटेट करके नेगेटिव हो रही हैं, तो जीन्स को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो रिवर्सल प्रोसेस है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन हम उसको रिवर्स कर सकते हैं थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट। सो तो जो डायनेमिसिटी है, वो हमें मेंटेन करनी है। और आजकल की जितनी भी बीमारियाँ, चाहे बड़ों में भी और स्पेशली बच्चों में जो आ रही हैं, वो बीमारियाँ आ रही हैं ड्यू टू द फॉल्टी एनवायरनमेंट।
दे आर लिविंग इन ड्यू टू वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं। इवन जो बड़े लोग मेंटल इश्यूज लेके आते हैं, इवन फिजिकल इश्यूज लेके आते हैं, दैट इज ऑल ड्यू टू देयर एनवायरनमेंट, जो उनका एनवायरनमेंट, चाहे फिजिकल एनवायरनमेंट हो चाहे मेंटल एनवायरनमेंट हो। तो इस चीज के ऊपर होम्योपैथी ऑब्वियसली स्ट्रेस करती है। तो जैसे कि मैंने बताया, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ऑर्गेनन का, वो सारा जो था डिससैटिस्फैक्शन एंड फिर किस तरह से उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल से वो डिससैटिस्फैक्शन को कॉन्कर करके होम्योपैथी को फाउंड किया, इसके ऊपर था। और ऑर्गेनन आगे जब हम पढ़ेंगे, अभी मैंने आगे के सेशन नहीं वो करे हैं, अभी मैंने उसको और डिटेल में स्टडी करना है, तभी मैं आगे के सेशन यूट्यूब पे और उस पे भी डाल पाऊंगी, और होप करती हूँ कि आईएफ पेज में भी मैं आगे शेयर कर पाऊंगी। तो ऑर्गेनन को जरूर पढ़िए, ये एक मूल सिद्धांत है होम्योपैथी का। फुटनोट्स भी पढ़िए, उसको डेप्थ में समझने की कोशिश करिए, डॉक्टर हैनेमन हमसे क्या कह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, और होम्योपैथी कैसी प्रैक्टिस करनी है। ऑब्वियसली जो मॉडल, ऑब्वियसली एक यहाँ पे एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगी कि जो सिद्धांत उन्होंने उस टाइम लिखे थे, वो कुछ हद तक यहाँ पे इस ईरा में आके, इस मॉडर्न एज में आके हमें थोड़े बहुत मॉडिफाई भी करने पड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें रिजिड रहना है कि नहीं, डॉक्टर हैनेमन ने ये कह दिया तो हमें ऐसे ही करना है। उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, सिंगल मेडिसिन देनी है तो यही देनी है, या फिर मियाज़मेटिक अगर आपको देनी है तो यही है, या उन्होंने जो लिख दिया वो ही है। आप उसको प्रैक्टिस में करके देखिए, और अगर आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत मॉडिफ़िकेशन, ऑब्वियसली हम मदर टिंचर्स भी यूज़ कर रहे हैं, हम बायोकेमिक भी यूज़ कर रहे हैं, तो हर तरीके की हमें एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपीरियंस हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे लागू जो होती थी, कहते हैं ना, जो सिद्धांत होते हैं, इवन जो जैसे कि डॉक्टर भगवान कृष्ण ने कहा है कि उन्होंने ये रूल दिया है कि हमें बुरा नहीं करना चाहिए किसी का, लेकिन बुरा सहना भी नहीं चाहिए। हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने सिद्धांतों को, सिचुएशन के हिसाब से हर चीज़ को मॉड्यूलेट करना पड़ता है। ऐसे ही जो होम्योपैथी के सिद्धांत है, वो भी आज की सिनेरियो के हिसाब से, आज की एनवायरनमेंट के हिसाब से, आज के पेशेंट के माइंडसेट के हिसाब से, डॉक्टर के माइंडसेट के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से हमें मॉडिफाई भी करनी पड़ेगी। हमें उसमें कुछ चेंजेस भी लानी पड़ेंगी, लेकिन जो मूल उन्होंने सिद्धांत कहे हैं वो आज भी लागू होते हैं। ये बात को हम नकार नहीं सकते हैं। वो मूल सिद्धांतों को जो ऑर्गेनन में लिखे गए हैं, उनको हमें ढंग से समझना होगा, और उनको हमें अपनी प्रैक्टिस में किस तरह से उतारना है, ये हमें एक्सपीरियंस के थ्रू ही हमें पता चलेगा, और वो तभी हमें पता चलेगा जब हम ऑर्गेनन को पढ़ेंगे, उसको अपनी प्रैक्टिस में लाएँगे, डॉक्टर हैनेमन हमसे क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझेंगे। और मेरा एक ये प्रयास है कि मैं ऑर्गेनन को खुद समझूँ और दूसरों को भी समझाऊँ, और जिससे हम अपनी प्रैक्टिस को बेटर बना सकें। तो आज के सेशन के लिए मैं यही कहना चाहती थी ऑर्गेनन के बारे में। होप लोगों को, यहाँ पे सभी उपस्थित डॉक्टर्स को कुछ ज्ञान मिला होगा और अच्छा लगा हो, तो अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिए। डॉक्टर प्रतिभा? हेलो? यस मैम। हाँ जी, तो मेरा ये सेशन यहीं पे एंड करना चाहूँगी, मतलब मैं ये आज के लिए यही था। यस मैम, इट्स अ वेरी नॉलेजफुल, और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा रहा है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है इसके बारे में। थैंक यू। और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैम। बहुत कम समय में आप इस कार्यक्रम को कंटिन्यू रखा, क्योंकि आज के मुख्य अतिथि जो थे हुँ, डॉक्टर जितेंद्र जी, और किसी कारणवश वो आज अटेंड नहीं कर पाए। हाँ तो जी। आपने इस कार्यक्रम को आगे किया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। हाँ जी। आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही हेल्पफुल रहा है हमारे लिए, और काफ़ी अच्छे से आपने हमें समझाया ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बारे में, जो हमारे प्रैक्टिस लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हुँ, कि बहुत सारे फिजिशियन फॉलो नहीं करते हैं ऑर्गेनन को लेकर। हुँ, हुँ, लेकिन ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हमारी होम्योपैथ प्रैक्टिस का काफ़ी ये कोर है, स्पाइन है, हुँ, हुँ, और एक पिलर भी बोल सकते हैं इसे। हाँ जी। और मास्टर हैनीमैन ने तो सारे ये जितना भी
इंफॉर्मेशन है वो हमारे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में ही दिया है, और स्पेशली जो इंट्रोडक्शन में दिया गया है, अगर हम उसे पढ़ते हैं, उसे स्टडी करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को उससे मिलता है, और हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्गेनन को जरूर पढ़ना चाहिए और डिटेल्ड में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारे पास, हम जब बीएचएमएस में होते हैं, हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, हमारे बाकी सब्जेक्ट्स ज्यादा एग्जॉस्टिव होते हैं, मटेरिया मेडिका बहुत एग्जॉस्टिव है, रिपर्टरी है और बाकी सब्जेक्ट्स हैं, और पीछे रह जाती है। लेकिन जब भी यस हमें मैम। टाइम मिले एक्स्ट्रा, हमें जरूर पढ़नी चाहिए ऑर्गेनन, और जो हमारे मास्टर, जो हमें हमारे गुरु हमसे कहना चाह रहे हैं, वो हमें जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं, और उसको हम ढंग से समझ पाए और फिर अपनी प्रैक्टिस में उसको उतार पाए। यस मैम, हाँ जी। एग्जैक्टली। और मैं सभी डॉक्टर से आशा करती हूँ कि आज का जो सेशन है उनके लिए काफ़ी नॉलेजफुल और अंडरस्टैंडिंग लेवल का रहा है। तो जी। मैं डॉक्टर शानी सर से अनुरोध करना चाहूँगी, वो एक बार डॉक्टर नेहा कक्कर मैम को। थैंक्स। आई थिंक डॉक्टर सानी सानी सर सर है नहीं, हाँ जी। नॉट अवेलेबल देयर। हम्म। तो मैं मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। किसी डॉक्टर का अगर कोई भी किसी तरह से क्वेश्चन्स है या फिर कुछ जानना है इसके बारे में, तो आप हमें मैसेज नहीं है, ओके। अभी भी हमारे पास 4 मिनट है इस हिंदी सेशन का। डॉक्टर परवेश शाह सर कुछ कहना चाह रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर नेहा कक्कर। आपने जो आज के जो गेस्ट थे वह नहीं आए, इसके हाँ जी। बदले में आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का जो फिलॉसफी है वह बताया, बहुत बढ़िया लगा। हालांकि हैंडमैन साहब बहुत ढंग से लिखे हैं। ऑर्गेनल एक्चुअली ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को जानकारी हो जाए लोगों को तो अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ तो जी सर, फर्स्ट लिखे मैंने हैं मैंने तो सर आज सिर्फ समरी दी थी इंट्रोडक्शन हाँ, पार्ट की, क्योंकि फर्स्ट मेरे पास टाइम नहीं था इतना। मैंने फर्स्ट जो भी मेरे मन में आया मैंने उस हाँ, हिसाब से बोला। फर्स्ट हाँ जी। लिखे हैं हम्म। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में हाँ जी। इनडिस्पोजिशन, हाँ जी। मेंटेनेंस कॉज ऑफ डिजीज, बीमारी का कारण मेंटेनेंस है। हाँ हम जी। प्राकृतिक हमें नहीं बनाया है वैसा कि हम बीमार पड़े, हाँ जी। लेकिन हम पड़ जाते हैं। और होम्योपैथिक का लाने का भी श्रेय हैंडमैन साहब के ही है कि बीमारी का कारण क्या है, मेन कॉज ऑफ डिजीज क्या है। तो हैंडमैन साहब लिखे मेन कॉज ऑफ डिजीज इनविजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता, बिल्कुल। जो मन में थिंकिंग है, सोच रहे हैं, वही बीमारी का कारण है। अब नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, यहां से स्टार्ट होता है। तो 3 फंडामेंटल लॉ हैंडमैन साहब ने दिए और जिससे होम्योपैथिक का उत्पत्ति हुई। पहला, बीमारी का कारण इनविजिबल, बीमार पड़ने वाला व्यक्ति वाइटल जीवनी शक्ति इनविजिबल, एंड होम्योपैथिक दवाई जो बीमार से ठीक करने वाला चीज है वह होम्योपैथिक दवाई इनविजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता। तो 3 फंडामेंटल लॉ, 3 सिमिलिया सिल्वस कुरेंचर तो है ही, साथ ही यह 3 फंडामेंटल लॉ होम्योपैथिक के लाने में बहुत ज्यादा सहयोग किए। इसलिए बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर नेहा कक्कर। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक हाँ जी। तो जो मैंने ये सेशन के वीडियोस बनाए हैं उसका मैंने ये लिंक भी भेज दिया है इसमें, चैट बॉक्स में सब देख सकते हैं। आ, यस बाकी मैम। यही था ऑर्गेनन के बारे में, आज इतना ही मैं कहना चाहती थी। ओके, थैंक यू सो मच सर, एंड अगेन थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। सो तो इस सेशन को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।